सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है एक नए दिन आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको आरबीसी का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा चुका हूं, परंतु अभी आरबीसी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे पॉइंट अपन को इसके अंतर्गत पढ़ना बाकी है। कल के लेक्चर के अंतर्गत या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पर्टिकुलर आरबीसी होती है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है और डिस्ट्रक्शन का क्या परिणाम होता है। आरबीसी जब टूटती है तो उससे लिबरेट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो लिबरेट होता है आगे चलकर वह ग्लोबिन बनाता है, आयरन बनाता है और येलो कलर का पिगमेंट बिलीरुबिन बनाता है। बिलीरुबिन डेली आपके मेरे शरीर से बाहर निकलता है, स्टूल में जाता है तो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में जाता है तो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अंततः इसका अपने शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। यह अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो आरबीसी के टूटने की वजह से बनते हैं। अगर अपनी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा संख्या में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगे तो अपन बीमार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और साथ में आरबीसी के नंबर। तो आपको मुझे ज्यादा मात्रा में आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने पर दो बीमारियां हो जाती हैं जिनका नाम है हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तो लास्ट में अपन ने ये डिस्कस कर लिया था। अब चूंकि यहां बिलीरुबिन आया है तो क्यों ना बिलीरुबिन के बारे में सारे के सारे फैक्ट ही पढ़ लिए जाए। टोटल फैक्ट बिलीरुबिन के बारे में पढ़ लिए जाएं कि किस तरीके से बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं टोटल मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। यहां पर इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्यों ना आपकी नॉलेज का असेसमेंट हो जाए। असेसमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अपनी नोटबुक आप उठा लें और उसके अंदर इन क्वेश्चन के आंसर लिखते रहें। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वापस से इन क्वेश्चनों को बताया जाएगा और मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो वहां पर आप मिलान कर लेना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नहीं भी आता है तो कोई नहीं, भगवान का नाम लेकर ABCD कुछ भी लिख दो, उसके बाद भी आपको अंदाजा लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहा है तुक्के लगाने में या नहीं दे रहा है। अगर तुक्के सही जाने लगे इसका मतलब एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, ऊपर वाला अपने साथ है। और नहीं साथ दे रहा है इसका मतलब तुक्के किसी भी हाल में आपको नहीं लगाने हैं। तो उम्मीद करूंगा कि कॉपी पेन लेकर इन पर्टिकुलर 10-15 क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे और टॉपिक खत्म होने के बाद मिलान करेंगे कि मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए। टॉपिक का नाम है बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म और बिलीरुबिन में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन यहां आपके सामने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन इन अडल्ट एज। 0.1 से 0.3, 0.3 से 1.2, 0.2 से 0.8, 1.7 से 2.0। जो आपके मन में सही आंसर आ रहा है उसको लिख लें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल रेंज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एच। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जो आंसर आपको लगता है इसका है सूटेबल वो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल रेंज ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन एच। चारों सेम ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। जो आपका आंसर है आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ फ्री बिलीरुबिन एच। फिर से वही चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जो आपकी पुरानी नॉलेज के अनुसार सही है वह आंसर आप टिक कर सकते हैं। ABCD ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के आगे आपका आंसर ABCD, जो भी आपको टॉपिक पढ़ने से पहले आता है। नहीं भी आता तो तुक्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल रेंज ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन एज। सेम ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। क्या आंसर है लिख सकते हैं आप। सोच रहे होंगे कि आंसर नहीं बता रहे सर आप, तो आंसर तो अभी मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपके साथ टॉपिक पढ़ूंगा तब जाकर मुझे आंसर मालूम चलेगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही इनका आंसर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर बिलीरुबिन। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या ग्लूकोरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद टोरोकोलिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड या एल्बुमिन। नंबर 8, द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ए और बी में से कोई सा भी बढ़ सकता है, या डी नन ऑफ देम। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। सेम ऑप्शन है, आपका क्या आंसर है आप दे सकते। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। देखिए पहले वाला था, सॉरी, सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरा है फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस, तीसरा ये मिसप्रिंट हो गया, हेपेटिक जॉन्डिस है। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा, इसका आंसर दे सकते हैं। अगला, द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन चाइल्ड विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि एक बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की कंप्लेंट लेकर पैदा हुआ है, उसको कर्निक टेरस हो गया। देखिए कर्निक टेरस का मतलब होता है बिलीरुबिन जब शरीर में बढ़ता है तो स्थिति का नाम है इक्टेरस, और जब यह ब्रेन तक पहुंच जाए तो स्थिति का नाम होता है कर्निक टेरस। तो कर्निक टेरस हो गया है, उसमें कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं या बढ़ा हुआ होगा? डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, दोनों में से कोई या नन ऑफ देम। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम का। Here is the sum value of bilirubin. Here is the sum value of bilirubin. Direct 1.3 मिलीग्राम पर DL, इनडायरेक्ट 0.9 मिलीग्राम पर DL, टोटल 2.2 मिलीग्राम पर DL. Depend upon the finding the possible diagnosis may be. इन रिपोर्ट को देखने पर क्या बेसिक डायग्नोसिस आप कर सकते हो? हीमोलाइसिस हो रहा है जी शरीर में, गॉल ब्लेडर में स्टोन है, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस हो गया है, या फिर ए और सी बोथ। तो इन चारों में से क्या बेस्ट आंसर आपका होगा? नेक्स्ट, लास्ट रिपोर्ट दी हुई है, रिपोर्टों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। रिपोर्टों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। डायरेक्ट है 0.3, इनडायरेक्ट है 1.9 और टोटल है 2.2। इस रिपोर्ट के अनुसार कैंडिडेट का पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा? सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। अब चूंकि रिपोर्ट चेंज हुई है तो आंसर भी चेंज होगा। तो क्या आपका आंसर है, ये आपको ढूंढना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब आंसर ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे अपन। पहले टॉपिक पढ़ेंगे आप और मैं, तभी अपन को आंसर का मालूम चलेगा। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म को डील करने वाले हैं। देखें सबसे पहले डील करें अपन कहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का। अच्छे से जानते हैं आप, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है और इस ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। इस ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। यानी जैसा कि अपन ने पढ़ लिया है कि आरबीसी का सर्वाधिक डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है, तो जो बिलीरुबिन का निर्माण होता होगा, जो बिलीरुबिन का निर्माण होता होगा वो कहां पर होता होगा? स्प्लीन में होता होगा। यहां सबसे पहले पॉइंट को डील कर रहे हैं अपन कि आरबीसी का सर्वाधिक डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो रहा है। ये आपके सामने मैंने स्प्लीन का डायग्राम बना दिया। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलीरुबिन बन रहा होगा। ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलीरुबिन बन रहा है। तो डेली आपके मेरे शरीर में जो आरबीसी टूट रही हैं
उनसे बिलीरुबिन का निर्माण हो रहा है। ये बिलीरुबिन कहां पर बन रहा है? आंसर है स्प्लीन में बन रहा है। ये बिलीरुबिन कहां पर बन रहा है? आंसर है स्प्लीन में बन रहा है। तो देखें, पर्टिकुलर स्प्लीन से एक वेन निकलती है, पर्टिकुलर स्प्लीन से एक वेन निकलती है। इस वेन का नाम होता है पोर्टल वेन। इस वेन का नाम होता है पोर्टल वेन, और यह पोर्टल वेन खुलती है लीवर में। यह पोर्टल वेन खुलती है लीवर में। तो यहां पोर्टल वेन बनी और यह लीवर में खुल गई। इसका मतलब है स्प्लीन में जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो सारा का सारा पोर्टल वेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचता है। सारा का सारा पोर्टल वेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचता है। तो ये पोर्टल वेन हो गई। और जो आगे शो किया हुआ है सभी जानते हैं, ये लीवर हो गया। आगे पढ़ेंगे अपन पोर्टल वेन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पोर्टल वेन से बनते हैं। अभी मेटाबॉलिज्म के लिए याद रख लेना। लीवर क्या काम करता है अपन अच्छे से जानते हैं कि लीवर बाइल डक्ट के द्वारा बाइल का सीक्रेशन करता है। लीवर बाइल डक्ट के द्वारा बाइल का सीक्रेशन करता है। बाइल का निर्माण लीवर में होता है और बाइल डक्ट के द्वारा यह बाहर निकलता है। तो ये जो डायग्राम में अपन ने दर्शाया है इसका नाम है बाइल डक्ट। ये जो अपन ने दर्शाया है इसका नाम है बाइल डक्ट। अच्छा, बाइल डक्ट आगे चलकर पेनक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती है और दोनों मिलकर बना लेती हैं कॉमन हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। कॉमन हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, और यह डक्ट खुल जाती है ड्यूडिनम। यह पर्टिकुलर डक्ट कहां पर खुल जाती है? आंसर है ड्यूडिनम के अंदर यह ओपन हो जाती है। इज दैट क्लियर? यहां तक सिंपल सिंपल वर्ड में। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ स्प्लीन के अंदर। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से कौन सा कंपोनेंट बना? आंसर है जी बिलीरुबिन बना। बिलीरुबिन सीधा कहां पर पहुंचा? लीवर में पहुंचा। लीवर में बिलीरुबिन को पहुंचाने के लिए कौन सी वेन जिम्मेदार है? पोर्टल वेन जिम्मेदार है। लीवर से बाइल सीक्रेट होगा कौन सी डक्ट के द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा। कहां पर खुलती है बाइल डक्ट? आंसर है ड्यूडिनम में खुलती है। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे अपन। देखें, ये बिलीरुबिन बन गया। तो सबसे पहले ये जो बिलीरुबिन बना है, सबसे पहले ये जो बिलीरुबिन बना है, इस बिलीरुबिन को यहां से उठाना पड़ेगा। इस बिलीरुबिन को यहां से उठाना पड़ेगा। ये जो बिलीरुबिन को उठाने के लिए लीवर में जो स्प्लीन में जो बिलीरुबिन है, इसको यहां से उठाने के लिए एक सब्सटेंस होता है जो इसको यहां से उठाकर लीवर तक छोड़ता है। यहां से इसको उठा लेता है, उठाने के बाद इसको लीवर तक छोड़ता है। तो एक जगह से स्प्लीन से लीवर तक बिलीरुबिन को पहुंचाना, इसको अपन नाम देंगे ट्रांसपोर्ट। इसको अपन नाम देंगे ट्रांसपोर्ट। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है उसका नाम है एल्बुमिन। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है उसका नाम है एल्बुमिन। जैसा कि आप भली बाती जानते हैं कि एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन। यह इस बिलीरुबिन को यहां से उठाकर वहां छोड़ने का काम करती। अच्छा, बिलीरुबिन यहां पर जाएगा। बिलीरुबिन यहां पर जाएगा तो यह बिलीरुबिन इस तरीके से होगा। जो बिलीरुबिन पोर्टल वेन में जा रहा है वो इस तरीके से होगा, और यह बिलीरुबिन लास्ट में लीवर में पहुंच गया। ये वाला बिलीरुबिन लास्ट में लीवर में पहुंच गया। अब देखें लीवर में इसके साथ क्या होगा। ये बिलीरुबिन यहां लीवर में पहुंच गया। लीवर में इसके साथ क्या होगा, इस पर अपन चर्चा करें। तो लीवर में यह एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ जॉइंट होगा। लीवर में यह एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ जॉइंट होगा। इस सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। इस सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। तो जो ये अपन शो कर रहे हैं, यहां पर जो ये अपन शो कर रहे हैं, इसका नाम है बिलीरुबिन। ये सिंगल बिलीरुबिन है, अभी किसी के साथ जॉइंट नहीं हुआ है।
ध्यान रखने वाली बात है, ये आप सोच रहे होंगे या क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर एल्बुमिन के साथ ज्वाइंट हो रहा है। नहीं, एल्बुमिन केवल इसको यहां से उठाकर लीवर में छोड़ने का काम करती है, उसके बाद एल्बुमिन फ्री हो जाती, इसके साथ ज्वाइंट नहीं होती है। तो यहां पर सिंगल बिलीरुबिन का मॉलिक्यूल स्प्लीन के से पोर्टल वेन के माध्यम से होता हुआ लीवर में पहुंच रहा है। लीवर में पहुंचने के बाद इसके साथ एक सब्सटेंस जुड़ रहा है। ये जो सब्सटेंस इसके साथ जुड़ा है इसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। ये जो सब्सटेंस यहां पर जुड़ा है इसका नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये जो कंपोनेंट बना, अब कंपोनेंट यहां पर सीक्रेट होगा। ये जो ऊपर कंपोनेंट बना है ये कंपोनेंट बाइल डक्ट के द्वारा बाइल में सीक्रेट होगा। ये जब बाइल में सीक्रेट होगा तो कहां पर खुलेगा? ये ड्यूडिनम में खुलेगा। ये जो कंपोनेंट बना है ये ड्यूडिनम में जाएगा। बोले तो ये वाला बिलीरुबिन ड्यूडिनम में जाएगा, ड्यूडिनम से जेजूनम में जाएगा, जेजूनम से इलियम में जाएगा, कोलन में जाएगा, रेक्टम में जाएगा। तो इस बिलीरुबिन में से 90% बिलीरुबिन तो स्टूल के साथ मिलके शरीर से बाहर निकल जाएगा। बताओ, ड्यूडिनम के बाद आगे रेक्टम तक के स्ट्रक्चर को जानते हो आप, यानी 90% तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, 10% जो होगा वो ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद ब्लड में घूमेगा, फिर किडनी में जाएगा, और किडनी उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देगी। वहां पर वो बनेगा यूरोबिलिनोजन, और यहां स्टूल में से बाहर निकलेगा वो बनेगा स्टर्कोबिलिनोजन। तो 90% तो सीधा सीधा सा स्टूल से बाहर निकल गया बिलीरुबिन। कौन सा वाला बिलीरुबिन? ये वाला बिलीरुबिन क्या बन के बाहर निकला? स्टर्कोबिलिनोजन। और 10% ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब होके किडनी में पहुंचकर किडनी से बाहर निकल गया। कौन सा बिलीरुबिन बाहर निकला? आंसर है वो कौन सी फॉर्म में बाहर निकला? स्टर्कोवोस, यूरोबिलिनोजन। तो 90% तो स्टर्कोबिलिनोजन बना, 10% यूरोबिलिनोजन बना। इस तरीके से यह बिलीरुबिन अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। यहां पर 2 क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको मिल चुका है। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है? आंसर है एल्बुमिन। यहां पर जब पर्टिकुलर बिलीरुबिन जाता है लीवर में, तो लीवर में जाने के बाद इसका कॉन्जुगेशन किसके साथ होता है? इसका कॉन्जुगेशन किसके साथ होता है? तो कॉन्जुगेट करने वाले पर्टिकुलर एसिड का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। कौन से एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होता है? आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ होता है। अब देखें, यहां पर अपन डिस्कस करें, लीवर से निकल रहा है बाइल, और बाइल में है ये पिगमेंट। लीवर से निकल रहा है बाइल, और बाइल में है ये पिगमेंट। कौन से पिगमेंट हैं? कौन से पिगमेंट हैं? बोले तो बिलीरुबिन है जो इस ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ। बिलीरुबिन है जो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, ये बाहर निकल रहा है। लीवर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाला बिलीरुबिन, लीवर से डायरेक्टली सीक्रेट होने वाला बिलीरुबिन, ये जो बिलीरुबिन सीक्रेट हो रहा है यहां पर बाइल में, इसको नाम देते हैं अपन डायरेक्ट बिलीरुबिन। ये जो सीधे सीक्रेट हो रहा है इसको अपन नाम देते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन। लीवर से डायरेक्टली निकलने वाला बिलीरुबिन क्या कहलाता है? डायरेक्ट बिलीरुबिन। अच्छा, इस बिलीरुबिन का ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन हुआ। ये देखो कॉन्जुगेटेड है, यहां पर इस बिलीरुबिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ग्लूकोरोनिक एसिड। तो इसी डायरेक्ट बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहा जाता है। इस डायरेक्ट बिलीरुबिन को
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से भी जाना जाता है। तो लीवर से डायरेक्टली सीक्रेट एक्सक्रीट होने वाला डायरेक्ट बिलीरुबिन बोल दो या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोल दो। अच्छा, जब इस बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन बोल रहे हो, इस बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन बोल रहे हो, तो ये वाला बिलीरुबिन जो स्प्लीन में बन रहा है और यहां पर आ रहा है, ये वाला बिलीरुबिन इस बिलीरुबिन से अलग है। ये वाला बिलीरुबिन इस बिलीरुबिन से अलग है। इसको जब डायरेक्ट बोल रहे हो तो इसको अपन नाम दे दें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या नाम दे सकते हैं बताओ? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अच्छा, यहां पर इसको डायरेक्ट को कॉन्जुगेटेड नाम दे रहे हो, तो यहां पर जो आया था ये अनकंजुगेटेड था। ये वाला जो आया है वो अनकंजुगेटेड है, इसको नाम देते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसी को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को नाम देते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, यह बिलीरुबिन किसी भी सबस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। इसलिए इस बिलीरुबिन को एक और नाम देते हैं अपन फ्री बिलीरुबिन। क्या नाम देंगे अपन? फ्री बिलीरुबिन। तो देखो गौर से समझो और मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में भी आ गया। वह बिलीरुबिन जो आरबीसी के टूटने से बनेगा, स्प्लीन में होगा, और स्प्लीन से जब तक ट्रांसपोर्ट होके लीवर में नहीं पहुंचे, इसका नाम है फ्री बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। उसके बाद लीवर में पहुंचने के पश्चात इसका कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होने के लिए रिक्वायर सब्सटेंस कौन सा है? ग्लूकोरोनिक एसिड। उसके बाद ये जो एक्सक्रीट होगा बाइल में, इसको अपन नाम दे रहे हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। क्या नाम दे रहे हैं अपन? डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब इसका क्या होगा? ये ड्यूडीनम में जाएगा, जेजुनम, इलियम, कोलन, रेक्टम से गुजरेगा। 90% तो स्टूल में बाहर निकल जाएगा। कौन से फॉर्म में? स्टर्कोबिलिनोजन। 10% वापस से इंटेस्टाइन की वाल से एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से घूमकर किडनी में पहुंचेगा, और 10% किडनी से बाहर निकल जाएगा। कौन सी फॉर्म में? यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में। तो 100% बाहर निकल गया। अब यहां पर यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण होता है, स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन से, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन से, या दोनों से, तो शायद 100% आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट बिलीरुबिन से होता है। कौन से बिलीरुबिन से होता है? डायरेक्ट बिलीरुबिन से होता है। तो इस तरीके से डेली अपने शरीर में बिलीरुबिन बाहर निकल जाता है। डेली अपने शरीर में बिलीरुबिन बाहर निकल जाता है। तो क्या सीखा अपन ने यहां कि ये स्प्लीन है, स्प्लीन से ये पोर्टल वेन है, ये लीवर है और ये बाइल डक्ट है। ये लीवर है, ये बाइल डक्ट है। यहां पर बिलीरुबिन बना, ये बिलीरुबिन बना, ये बिलीरुबिन पोर्टल वेन में गया, ये बिलीरुबिन लीवर में गया। लीवर में जाने के साथ ही यह जॉइंट हुआ ग्लूकोरोनिक एसिड से और इसका कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन होने के बाद ये बाहर निकलेगा यहां से। तो यहां पर बाहर निकलने वाले का क्या नाम है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। क्या नाम है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो यहां पर जो डायग्राम में दिख रहा है फ्री बिलीरुबिन हो गया, फ्री बिलीरुबिन हो गया। फ्री को ही क्या नाम दें? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, या क्या नाम दें? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये कौन सा वाला बन गया? डायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन यहां पर सीक्रेट हो गया। सीक्रेट होने के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपन को? स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, यूरोबिलिनोजन यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रही। अब इसको एग्जाम्पल से पढ़ें और भी जानकारी लें अपन।
मान के चलो डेली शरीर के अंदर 100 आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डेली आपके मेरे शरीर में 100 आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। 100 आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से बिलीरुबिन के 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 100 आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से टोटल बिलीरुबिन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, अपन बात करें 100। आरबीसी कितनी टूटी, 100। बिलीरुबिन कितना बना, 100। ये 100 का 100 बिलीरुबिन यहां से ट्रांसपोर्ट होते हुए एल्बुमिन के द्वारा यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद 50 का तो कॉन्जुगेशन हो गया और 50 अनकंजुगेटेड ही रह गया। 50 का तो कॉन्जुगेशन हो गया और 50 अनकंजुगेटेड ही रह गया। यानी बोले तो कुछ तो अनकंजुगेटेड है और कुछ का कॉन्जुगेशन हो गया। जो कॉन्जुगेट हुआ था वह बाइल डक्ट के द्वारा बाहर निकल गया, आधा बाहर निकल गया, बाकी ये जो बचा हुआ था वह ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो गया। फिर से समझे, 100 आरबीसी नष्ट हो रही है। शरीर में कितने बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 100। 100 के 100 कहां पहुंच रहे हैं, लीवर में। 100 में से 50 तो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़ गए। 50 ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़े तो क्या बना, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये बना। और 50 ज्यों के त्यों रह गए तो इसको क्या बोले, फ्री बिलीरुबिन। तो इनका लेवल अपने ब्लड में आ गया। इस तरीके से डेली मेटाबॉलिज्म चलती। अब यहां पर डिस्कस करें अपन, मान के चलें बॉडी में 100 आरबीसी नष्ट हो रही है, 100 बिलीरुबिन बन रहे हैं। यदि बॉडी में नष्ट हो रही आरबीसी 100 की जगह 200 हो जाए, सोचो आप, 100 की जगह 200 हो जाए, 200 होने का परिणाम क्या होगा, कितने बिलीरुबिन बनेंगे भैया, 200 बनेंगे। 200 के 200 यहां पर ट्रांसपोर्ट होंगे, 200 के 200 ट्रांसपोर्ट होंगे, यहां भी 200 पहुंचे, यहां भी 200 पहुंचे। अब सिंपल हिंदी में बात करूं तो यूं मान के चलो, लीवर की हैसियत या औकात तो केवल 50 ग्लूकोरोनिक एसिड की है, 50 ग्लूकोरोनिक एसिड की है। 50 ग्लूकोरोनिक एसिड को तो ये इसके साथ मिला देगा। टोटल कितने पहुंचे हैं अभी यहां पर, 200। टोटल कितने पहुंचे हैं यहां पर, 200। 200 में से 50 को तो जोड़ दिया जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड के द्वारा। कितने शेष बच गए, 150। कितने बचने चाहिए थे, 50। इसका मतलब 100 एक्स्ट्रा बचे यहां पर, और एक्स्ट्रा बचे तो ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना कौन सी बीमारी कॉज करेगा, जॉन्डिस। शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना कौन सी बीमारी कॉज करेगा, जॉन्डिस। क्यों हुआ जॉन्डिस, देखो फिर से समझो, ये तो नॉर्मल फिनोमिना हो गया 100 वाला। तो अगर शरीर में 200 आरबीसी नष्ट होती हैं, बिलीरुबिन कितना बनेगा, 200। 200 के 200 कहां पहुंचेगा, लीवर में। लीवर के पास तो केवल 50 ग्लूकोरोनिक एसिड है, तो 200 में से 50 का तो कॉन्जुगेशन कर देगा। कितना बचा, 150। नॉर्मली कितना बचना चाहिए, 50। कितना एक्स्ट्रा बचा, 100। ये 100 का 100 ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ब्लड में पहुंचने का मतलब है बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना क्या कॉज करेगा, जॉन्डिस। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो शायद 100% साथियों के दिमाग में आंसर है, इस जॉन्डिस होने का कारण बता दो। 100 की बजाय 200 आरबीसी नष्ट हो रही है, और 100 की बजाय 200 आरबीसी नष्ट होने की वजह से, यानी एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी है, एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी है। एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी के वजह से होने वाले जॉन्डिस का नाम है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। विशेष तौर से बेहद इंपॉर्टेंट, हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या बिलीरुबिन बढ़ा, यस। कौन सा बढ़ा, ये वाला गया, 50 कॉन्जुगेटेड हो गए, शरीर से बाहर निकल गए, शरीर से बाहर निकल गए 50। तो जो 50 बचने थे इनडायरेक्ट, उनमें से 100 ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए एक्स्ट्रा।
इसका मतलब कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। पहली बात तो होने वाले जॉइंटिस का नाम है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। होने वाले जॉइंटिस का नाम है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। हीमोलाइटिक जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। मान के चलो 200 नष्ट नहीं हो रहे, 200 नष्ट नहीं हो रहे, 100 ही आरबीसी नष्ट हो रही। 100 की 100 आरबीसी से 100 बिलीरुबिन बन रहे हैं। 100 के 100 बिलीरुबिन यहां से ट्रांसपोर्ट होके लीवर में पहुंच रहे हैं। लीवर 50 का कॉन्जुगेशन कर रहा है। 50 का कॉन्जुगेशन करके ये 50 मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये 50 मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल रहे हैं, परंतु इस बाइल डक्ट में कोई रुकावट है। बाइल डक्ट में कोई स्टोन है, गॉल ब्लेडर में कोई स्टोन है। अब जब ये 50 मॉलिक्यूल यहां से आगे निकलकर ड्यूडीनम में जाना चाहेंगे तो रुकावट की वजह से नहीं जा पाएंगे। इनडायरेक्ट तो 50 ही बचने थे, 50 ही बचे। ये जो 50 को आगे जाकर शरीर से बाहर निकलना था, ये रुकावट की वजह से नहीं निकल पा रहे। अब जब आगे नहीं जा पाएंगे तो पीछे धक्का लगेगा। धक्का लगने का मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये वापस गया। 50 में से 20 तो निकल गए, 50 में से 20 तो कितने वापस चले गए? 30। और ये जो 30 वापस से लीवर में आए ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लड वेसल में ये जो बाहर निकलने चाहिए थे शरीर से वो वापस से एब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब है बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना कौन सी बीमारी कॉज करेगा? आंसर है जॉइंटिस। कौन सी बीमारी कॉज करेगा? आंसर है जॉइंटिस। ये जो जॉइंटिस होगा, इस जॉइंटिस होने का कारण बता दो आप। इस पर्टिकुलर जॉइंटिस का कारण बता दो। बिलियरी सिस्टम में रुकावट आना। बिलियरी सिस्टम में रुकावट आने की वजह से होने वाला जॉइंटिस आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। बिलियरी सिस्टम में रुकावट आने की वजह से होने वाला जॉइंटिस आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। सोचो आप, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? ये जो डायरेक्ट आगे जाना चाहिए था 50 के 50 मॉलिक्यूल, इनमें से 20 ही आगे जा पाए क्योंकि रुकावट पैदा हो रही है। 30 वापस आ गए जिनका लेवल ब्लड में बढ़ गया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? हीमोलाइटिक जॉइंटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। मान के चलें किसी इंसान का लीवर बीमार है, लीवर में कोई पैथोलॉजी है, इंसान का लीवर बीमार है। लीवर जब बीमार होगा तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? देखो 2 पॉइंट हो गए। हीमोलाइटिक जॉइंटिस में तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है? इनडायरेक्ट का। शायद समझ पा रहे हो आप। हीमोलाइसिस ज्यादा हुआ, 200 आरबीसी टूटी, 200 बिलीरुबिन बने, 200 की 200 यहां पहुंचे। 200 में से 50 का कॉन्जुगेशन हो गया, वो आगे निकल गए, स्टूल और यूरिन से बाहर निकल गए। 150 बचे। बचने कितने चाहिए थे? 50। बचे कितने? 150। कितने एक्स्ट्रा बचे? 100। 100 के 100 ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होने का मतलब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा तो पी लिया हुआ। और ये जो पी लिया है उसका कारण है आरबीसी का नॉर्मल से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो कौन सा जॉइंटिस हो गया इंसान को? हीमोलाइटिक जॉइंटिस। हीमोलाइटिक जॉइंटिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर है इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ा, क्योंकि 150 उसी के तो मॉलिक्यूल थे। उसके बाद यदि 100 आरबीसी नष्ट होती हैं, 100 बिलीरुबिन बनते हैं, 100 यहां पहुंचते हैं, 50 इनडायरेक्ट रह जाते हैं, 50 का कॉन्जुगेशन होता है। ये 50 जब आगे जाने का प्रयास करें और यहां पर इस पाथवे में कहीं रुकावट हो बिलियरी सिस्टम में,
तो कॉमन सी बात है 50 में से 20 ही आगे जाएंगे, 30 तो पीछे आएंगे, और 30 पीछे आएंगे, यहां पर पहुंचेंगे लीवर में तो ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होंगे। ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होने का मतलब है बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। जॉन्डिस हुआ इंसान को, जॉन्डिस होने का कारण है बिलियरी सिस्टम में रुकावट, और बिलियरी सिस्टम में रुकावट होने की वजह से होने वाले जॉन्डिस का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन। इज दैट क्लियर? तीसरी अवस्था अपन पढ़ रहे हैं, लीवर खराब है। लीवर खराब है तो कौन से जॉन्डिस का लेवल बढ़ेगा? तो देखें यहां पर अवस्था 100 आरबीसी टूटी, 100 बिलीरुबिन बने, 100 के 100 बिलीरुबिन यहां पर ट्रांसपोर्ट हुए। लीवर इतना खराब है कि इन 100 मॉलिक्यूल में से एक का भी कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा। लीवर इतना ज्यादा खराब है कि यह कॉन्जुगेशन कर ही नहीं पा रहा, इसमें तो ग्लूकोरोनिक एसिड खत्म हो गया। अब इसका मतलब 100 के 100 यहां रहेंगे, 10-20 ही आगे जा पाएंगे, तो यहां 80-90 बचेंगे। ये ब्लड वेसल में जाएंगे और ब्लड वेसल में जाने के दौरान जॉन्डिस होगा, इंसान को बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। लीवर के खराब होने पर होने वाले जॉन्डिस का नाम है हेपेटिक जॉन्डिस। लीवर के खराब होने पर होने वाले जॉन्डिस का नाम है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा। पॉइंट नंबर 1, मान के चलो ऐसा हो 100 आरबीसी नष्ट हो, 100 बिलीरुबिन बने, 100 के 100 यहां पहुंचे, 100 में से लीवर 50 का कॉन्जुगेशन कर दे, यानी लीवर में ग्लूकोरोनिक एसिड तो है, कॉन्जुगेशन भी कर रहा है, बट सीक्रेट करने में अनेबल। जो बाइल का सीक्रेशन है वो कमजोर पड़ गया है। लीवर कॉन्जुगेशन बिल्कुल कर रहा है, बट इसको एक्सक्रीट करने में असमर्थ है। तो जो 50 मॉलिक्यूल बने हैं यहां पर, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। कॉन्जुगेशन तो हो रहा है बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहीं पर रुके हुए हैं तो ब्लड वेसल में पहुंचेंगे। ब्लड वेसल में पहुंचने का मतलब है बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना, और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने का मतलब है जॉन्डिस। लीवर में खराबी की वजह से होने वाला जॉन्डिस कौन सा है? हेपेटिक जॉन्डिस। अब यहां पर आप समझ सकते हैं हेपेटिक जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ सकता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ सकता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ सकता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल भी बढ़ सकता है। डिपेंड करेगा लीवर कितना खराब है, डिपेंड करेगा लीवर कितना खराब है। लीवर कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पा रहा है, कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पा रहा है तो अनकंजुगेटेड का बढ़ेगा। हां, कॉन्जुगेशन तो कर दिया, लीवर ने कॉन्जुगेशन तो कर दिया बट बाहर नहीं निकाल पा रहा है। कॉन्जुगेशन कर दिया, बाहर आगे तक नहीं भेज पा रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो गौर करें, देखें 3 तरह के जॉन्डिस हो गए, 3 तरह के जॉन्डिस हो गए। आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने से, आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने से होने वाला जॉन्डिस क्या नाम है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। लीवर में खराबी होने पर, लीवर में खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस जिसका नाम है हेपेटिक जॉन्डिस। उसके अलावा बात करें अपन, लीवर के बाद कोई खराबी होने पर, बोले तो रुकावट आने पर होने वाले जॉन्डिस का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। होने वाले जॉन्डिस का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो जॉन्डिस 3 तरह का हो गया। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, गौर फरमाएं आप, लीवर में खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस, लीवर में खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस क्या नाम है? हेपेटिक जॉन्डिस। लीवर से पहले कोई खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस,
लीवर से पहले बिलीरुबिन तो लीवर से पहले ही बन जाता है स्प्लीन में। लीवर से पहले कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस, इसको एक और नाम देते हैं अपन प्री हिपैटिक जॉइंडिस। लीवर से पहले कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस प्री हिपैटिक जॉइंडिस। लीवर में कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस हिपैटिक जॉइंडिस। और लीवर के बाद कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस, इसका नाम है पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। लीवर के बाद, लीवर तो सही है, लीवर के बाद कोई रुकावट है तो यहां पर सिंपल वे में समझें, जॉइंडिस जो आगे आप पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह का होगा। प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक बोले तो लीवर से पहले, पोस्ट हिपैटिक बोले तो लीवर के बाद, और हिपैटिक बोले तो लीवर के अंदर। लीवर के अंदर किसी भी तरह की खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस हिपैटिक जॉइंडिस। लीवर से पहले कोई गड़बड़ी होने पर होने वाला जॉइंडिस प्री हिपैटिक जॉइंडिस। प्री हिपैटिक जॉइंडिस इज ऑल्सो नोन एज हीमोलाइटिक जॉइंडिस। प्री हिपैटिक जॉइंडिस इज ऑल्सो नोन एज हीमोलाइटिक जॉइंडिस। और लीवर के बाद कोई खराबी है तो पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों सेम हो गए, पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस एक ही बात हो गई, प्री हिपैटिक और हीमोलाइटिक एक ही बात हो गई। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि हीमोलाइटिक जॉइंडिस हुआ, कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? तो अभी अभी आपको समझाया है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस में बढ़ने वाले बिलीरुबिन का नाम है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अगर पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस होता है तो निकलने में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस या पोस्ट हिपैटिक में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन। आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन। हिपैटिक जॉइंडिस हुआ है तो किसका लेवल बढ़ेगा? हिपैटिक जॉइंडिस हुआ है तो किसका लेवल बढ़ेगा? तो हिपैटिक में लीवर बहुत ज्यादा बीमार है, जो कॉन्जुगेशन ही नहीं कर पा रहा है। कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा है तो जितना भी आएगा वो आगे थोड़ा बहुत जाएगा, बाकी अनकंजुगेटेड ही होगा, तो अनकंजुगेटेड का भी बढ़ सकता है। और लीवर बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, कॉन्जुगेशन तो कर रहा है बट उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। कॉन्जुगेशन तो कर रहा है बट उसको एक्सक्रीट या सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। तो हिपैटिक जॉइंडिस में किसी भी बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है, डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों तरह के जॉइंडिस हो गए। सारे के सारे जॉइंडिस का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना जॉइंडिस कहलाता है। 3 तरह का होगा जॉइंडिस। लीवर से पहले कोई खराबी है तो हीमोलाइटिक जॉइंडिस होगा। हीमोलाइटिक जॉइंडिस इज ऑल्सो नोन एज प्री हिपैटिक जॉइंडिस। प्री हिपैटिक जॉइंडिस में किसका लेवल बढ़ेगा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। पॉइंट नंबर 2, लीवर में खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस हिपैटिक जॉइंडिस कहलाएगा, जिसमें डायरेक्ट का भी लेवल भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस, लीवर के बाद कोई खराबी होने पर होने वाला जॉइंडिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। इसमें कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है, शायद 100% आप समझ गए हैं। देखिए शुरुआत अपन ने यहां से की है, टॉपिक है अपना बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। आरबीसी टूटती है, स्प्लीन में निर्माण होता है बिलीरुबिन का, जिसको अपन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं या फ्री बिलीरुबिन बोलते हैं या अनकंजुगेटेड बोलते हैं। यह फ्री बिलीरुबिन पोर्टल वेन से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट कराने वाले प्रोटीन का नाम होता है एल्बुमिन। ट्रांसपोर्ट कराने वाले प्रोटीन का नाम होता है एल्बुमिन। लीवर में पहुंचकर इसका कॉन्जुगेशन होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ।
तो लीवर से जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है उसमें कौन सा एसिड कॉन्जुगेशन कराता है, आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। उसके बाद ये जो कॉन्जुगेटेड बाइल में बाहर निकलता है ड्यूडीनम में, 90% तो स्टर्कोबिलिनोजन बनाकर फीसेज के द्वारा बाहर निकल जाता है, येलो कलर प्रोवाइड कराएगा फीसेज को, और 10% वापस से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है, किडनी से बाहर निकलता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में, जो येलो कलर प्रोवाइड कराता है यूरिन को। तो यहां लीवर से सीधे जो बाहर निकल रहा है डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बट जो स्प्लीन से लीवर तक पहुंच रहा है उसका नाम है अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट या फ्री बिलीरुबिन। यहां पर टोटली अपन बात करें तो मेनली 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन का नाम बताओ, आंसर है एल्बुमिन। बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन कौन से एसिड के साथ होता है, आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण, स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण कौन से बिलीरुबिन से होगा, डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से, आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन से। इज दैट क्लियर। इसके बाद अपन ने डिस्कस किए थे अगले पॉइंट, यहां पर यदि बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ है लीवर से पहले तो होने वाला पीलिया हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहलाएगा, जिसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। लीवर के बाद कोई गड़बड़ी है तो डायरेक्ट का लेवल बढ़ेगा, जिसको अपन हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोल रहे हैं। लीवर में कोई खराबी है तो हेपेटिक जॉन्डिस होगा, जिसमें डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है। इज दैट क्लियर। तो ये टोटली बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म हो गया। अब यदि अपन इसको समराइज करके पढ़ें तो क्या क्या चीजें हैं जो अपन ने पढ़ी हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैंने आपको बिलीरुबिन के बारे में जानकारी दे दी। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको बिलीरुबिन के बारे में जानकारी दे दी। बिलीरुबिन बेसिक तौर पे 3 तरह का हो गया। बिलीरुबिन बेसिक तौर पे 3 तरह का हो गया। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ दो तो वो होगा टोटल बिलीरुबिन, जो स्प्लीन में बनता है और पोर्टल वेन से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचता है। पोर्टल वेन से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में पहुंचता है, उसका नाम है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इज ऑल्सो नोन एज फ्री बिलीरुबिन, या इसका अगला नाम है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। फ्री बिलीरुबिन या इसका नाम है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। उसके अलावा जो लीवर में ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़कर आगे सीक्रेट होता है उसका नाम है डायरेक्ट बिलीरुबिन। उसका नाम है डायरेक्ट बिलीरुबिन। इसी डायरेक्ट बिलीरुबिन को नाम देते हैं अपन दूसरा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो 3 तरह का हो गया। ये 3 तरह का हो गया। जब अपन लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं और बिलीरुबिन का लेवल आता है तो रिपोर्ट में यही लिखा आता है टी आई और डी। टी आई और डी। टी बोले तो टोटल बिलीरुबिन, आई बोले तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और डी बोले तो डायरेक्ट बिलीरुबिन। इज दैट क्लियर। टोटल समझ में आ रहा है शायद आपको। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन की वैल्यू अपन देखें, इनकी वैल्यू पर यदि अपन बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। ये माना जाता है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। फ्री बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की बात करें तो ये होगा 0.3 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। अच्छा, कौन सा ज्यादा मिलता है नॉर्मली अपने ब्लड में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? देखो दिख रहा है इनडायरेक्ट। दोनों को यदि अपन जोड़ें
तो ये टोटल बिलीरुबिन आता है, टोटल बिलीरुबिन बॉडी में आता है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। तो देखो टोटल बिलीरुबिन तो ये हो गया। नॉर्मली जब इसकी मात्रा 1.5 से ज्यादा हो जाए या अब अमूमन अपन मानते हैं 2 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए तो 1.5-2 से ज्यादा होना अवस्था को नाम दिया जाता है जॉन्डिस। तो आपके मेरे शरीर में अभी कितना बिलीरुबिन अपने ब्लड में मौजूद मिलेगा? आंसर है टोटल तो कितना 0.3 से 1.2, 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। इसमें इनडायरेक्ट कितना होगा? 0.3 से 0.8, 0.3 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। डायरेक्ट कितना होगा? 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। इज दैट क्लियर? तो ये तो बिलीरुबिन के टाइप हो गए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? आगे बढ़े आप। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ बिलीरुबिन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन का नाम है, आंसर सारे साथियों को पता है, आंसर इज एल्बुमिन, आंसर इज एल्बुमिन। प्लीज नेम द एसिड कॉन्जुगेटेड विद बिलीरुबिन। वह एसिड जिसका कॉन्जुगेशन होगा बिलीरुबिन के साथ, विद बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के साथ कौन से एसिड का कॉन्जुगेशन होता है? आंसर आपको मिल गया, आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। देखें कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर बिल्कुल भी। एल्बुमिन केवल ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कॉन्जुगेशन करने का काम ग्लूकोरोनिक एसिड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, जो स्टर्कोबिलिनोजन है और यूरोबिलिनोजन है, स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन, इनका निर्माण कौन से बिलीरुबिन से होगा? कौन से बिलीरुबिन से होगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से होगा या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से होगा? तो पढ़ लिया है अपन ने, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या इसी को किस नाम से जान रहे हैं अपन? डायरेक्ट बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या इसी को किस नाम से जान रहे हैं अपन? डायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से जान। उसके बाद अपन ने पढ़ा, यदि किसी भी अवस्था में बिलीरुबिन का लेवल बढ़े, किसी भी अवस्था में बिलीरुबिन का लेवल बढ़े, बीमारी को नाम देते हैं अपन जॉन्डिस। जॉन्डिस यूजुअल तौर पर 3 तरह का होगा। सबसे पहले आरबीसी के एक्सेसिव डेस्ट्रॉय होने की वजह से होने वाला जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इसको नाम देंगे अपन प्री हिपैटिक जॉन्डिस। 3 तरह का जॉन्डिस होगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस या प्री हिपैटिक जॉन्डिस। नंबर 2, दूसरे तरह का जॉन्डिस, लीवर में किसी भी तरह की खराबी होने पर होने वाला जॉन्डिस, जिसको अपन नाम देंगे हिपैटिक जॉन्डिस। और नंबर 3, ब्लड वेसल में किसी भी तरह की रुकावट आने पर होने वाला जॉन्डिस, जिसका ब्लड वेसल नहीं, बिलियरी सिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट आने पर डेवलप होने वाला जॉन्डिस, इसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस।
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस चूंकि लीवर के बाद कोई खराबी होने पर हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। इसका दूसरा नाम है पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। 3 तरह के जॉइंडिस हैं अपने पास, तीनों में मैंने आपको बता दिया। अगर हीमोलाइटिक जॉइंडिस होगा, अगर हीमोलाइटिक जॉइंडिस होगा तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? तो आंसर है इंक्रीज द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, आंसर है हीमोलाइटिक जॉइंडिस में। अगर हेपेटिक जॉइंडिस है, हेपेटिक जॉइंडिस है तो देयर में बी पॉसिबिलिटी इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है। इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है। और तीसरी अवस्था, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है जिसको अपन पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस भी बोल रहे हैं, इसमें हमेशा कौन से बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा? आंसर है हमेशा डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो। तो मेरे हिसाब से जितने भी फैक्ट यहां पर बताए हैं सारे के सारे 100% क्लियर हो रहे हैं, टोटली आपको समझ में आ रहा है। अब यदि यहां पर मैं इस तरीके से पूछ लूं, मलेरिया के मरीज में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? कोलीलिथियसिस के केस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? हेपेटाइटिस के केस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस वाले बच्चे में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? पहला क्वेश्चन, मलेरिया में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? मलेरिया का पैरासाइट आरबीसी पर अटैक करेगा, आरबीसी नष्ट होंगी। आरबीसी नष्ट होंगी तो हीमोलाइसिस होगा और हीमोलाइसिस होने का परिणाम बिलीरुबिन बढ़ा। कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, कोलीलिथियसिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? कोलीलिथियसिस का मतलब गॉल ब्लैडर में पथरी है और गॉल ब्लैडर में पथरी है तो रुकावट है, रुकावट है तो पीलिया होगा और पीलिया होने का परिणाम कौन सा जॉइंडिस? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ेगा। अगर हेपेटाइटिस है तो डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बढ़ सकता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो हेमेटोलॉजी में ही आगे अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो पहला बच्चा तो सही सलामत हो जाता है, परंतु दूसरे बच्चे में गड़बड़ी हो जाती और उसकी आरबीसी नष्ट होने लग जाती। तो बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस वाले का जब जन्म होता है तो पूरा शरीर येलो होता है, पूरा शरीर येलो होता है और बिलीरुबिन ब्रेन तक पहुंच जाता है। देखिए, शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना अवस्था का नाम है इक्टेरस, इसको अपन नाम देते हैं इक्टेरस। परंतु यदि यह ब्रेन में पहुंच जाए तो इसका नाम है कर्निकटेरस। बिलीरुबिन ब्रेन में पहुंच जाए तो बेसल गैंग्लियन को डिस्ट्रॉय करता है जिसको कर्निकटेरस कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसको बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, उस बच्चे में सीवियर जॉइंडिस हो रखा है, सीवियर कर्निकटेरस डेवलप हो गया है। उस बच्चे में क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? इंक्रीज डायरेक्ट बिलीरुबिन, इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। तो सीधा सा दिमाग लगाना है, बच्चे में हीमोलाइसिस हो रहा है और हीमोलाइसिस होगा तो कौन सा बिलीरुबिन में पथरी या बाइल डक्ट में पथरी है तो कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? डायरेक्ट। और लीवर में कोई खराबी है तो कितना खराब है इस पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का लेवल भी बढ़ सकता है।
इज दैट क्लियर? तो ये बिलीरुबिन का टोटल मेटाबॉलिज्म होता है। शायद 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। फिर से क्वेश्चनों पर पॉइंट आउट करें अपन। बिलीरुबिन में आपको पढ़ा रहा हूं, जो स्प्लीन में बनेगा आरबीसी के टूटने से और पोर्टल वेन से ट्रांसपोर्ट होगा, वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, फ्री बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहलाएगा। इसकी वैल्यू होगी 0.3 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। जो लीवर से सीधे सीक्रेट होगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जुड़कर, लीवर से डायरेक्ट सीक्रेट होने वाला डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसकी वैल्यू 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। दोनों को जोड़ें तो टोटल बिलीरुबिन 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। और जब ये 1.5 या 2 से आगे निकल जाए तो अवस्था को नाम देते हैं अपन जॉइंडिस। और क्या पढ़ा अपन ने? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, इसको ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन का नाम एल्बुमिन। कौन से एसिड के साथ इसका कॉन्जुगेशन होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। इसके बाद पढ़ा स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन का निर्माण किससे होगा? आंसर इज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से होगा। नेक्स्ट 3 तरह का जॉइंडिस हो गया, जिसको इक्टेरस भी नाम दे रहे हैं। लीवर से पहले खराबी होने पर प्री हिपैटिक, लीवर में खराबी होने पर हिपैटिक, और लीवर के बाद खराबी होने पर पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस होगा। प्री हिपैटिक का दूसरा नाम हीमोलाइटिक जॉइंडिस। कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? इनडायरेक्ट। हिपैटिक में कौन सा बढ़ेगा? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों में से कोई सा बढ़ सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सा बढ़ेगा? डायरेक्ट। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। इस मेटाबॉलिज्म को एक डायग्राम के द्वारा भी समझ लें आप। देखें, जो चीज मैंने बताई थी वो इस डायग्राम के अंदर शो हो रही है। जो चीज अपन ने डिस्कस की है वो डायग्राम के द्वारा शो हो रही है। डायग्राम में अपन बात कर रहे हैं, यहां पर जो स्प्लीन है, देखो यहां पर बनता होगा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन यहां पर बनकर, ये देखें आगे चलकर ये पोर्टल वेन बन रही है। ये पोर्टल वेन के द्वारा बिलीरुबिन यहां पहुंच जाता है। इट इज द डायग्राम ऑफ लीवर। तो स्प्लीन और इसको जोड़ने के लिए पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन और भी बहुत सारे पार्ट से ब्लड को लेकर आती है। बोले तो पेनक्रियास से ब्लड को लाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक से लाती है। तो ये पहली चीज, स्प्लीन से बिलीरुबिन ट्रांसपोर्ट होता है कौन सी वेन के द्वारा? पोर्टल वेन के द्वारा। एक समझाया था कि ड्यूडीनम के बाद, तो देखें ड्यूडीनम के बाद की स्ट्रक्चर देख लें आप। ड्यूडीनम के बाद की स्ट्रक्चर, ये ड्यूडीनम, यहां पर आता है बिलीरुबिन, ड्यूडीनम में आता है बिलीरुबिन। ड्यूडीनम से ये जाएगा जेजुनम में, ये यहां तक जेजुनम। इसके बाद ये अगला हिस्सा इलियम। देन अपन बात करें तो कॉलन में ये ऊपर जाने वाली असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, देन रेक्टम, देन एनस, और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है कौन सा? बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या बनाएगा यहां पर? वो स्टर्कोबिलिनोजन। तो ड्यूडीनम में ओपन हो रही है बिलियरी डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ये लीवर जिस तरीके से ओपन हो रहा है, देखो ये राइट लोब से निकलने वाली राइट हेपेटिक डक्ट हो गई लीवर की, जिसमें से बाइल आ रहा है। ये लेफ्ट से निकलने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गई। दोनों से यहां बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है, इससे निकल रही है सिस्टिक डक्ट, और ये आपस में मिलकर बन रही है सीबीडी। सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट। ये निर्माण हो गया कॉमन बाइल डक्ट का, और उसके बाद ये पेनक्रिएटिक डक्ट से जुड़ रही है और यहां ड्यूडीनम में खुल रही है। यानी लीवर के जो भी सीक्रेशन होते हैं वो कहां पर खुलते हैं? ड्यूडीनम में। और ड्यूडीनम के बाद की स्ट्रक्चर अभी आपने देख ही ली। नेक्स्ट, किस तरीके से हुआ इसका मेटाबॉलिज्म, ये टोटली समझाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बिलीरुबिन बना, ये ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। और ये यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ एक प्रोटीन के द्वारा, ये लिखा हुआ है एल्बुमिन। ट्रांसपोर्ट होने के बाद यह लीवर में पहुंचा।
लीवर में पहुंचने के बाद देखें यहां पर बेसिकली अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोरोनिक एसिड के द्वारा, ग्लूकोरोनिक एसिड के द्वारा कन्वर्ट हुआ। उसके बाद यह बिलियरी सिस्टम में आया और फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में आया, यूरोबिलिनोजन का निर्माण हुआ, 90% फीसेज के द्वारा निकल गया, 10% वापस से एब्जॉर्ब हो गया पोर्टल वेन में। तो इस तरीके से टोटल मेटाबॉलिज्म होती है। तो यहां पर ये सारे के सारे वर्ड का मीनिंग हो गया, शायद टोटली आपको समझ में आ गया बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म। वापस से चलते हैं अपन उसी जगह जहां से अपन ने टॉपिक की शुरुआत की थी, वापस से उसी जगह चलें अपन जहां से अपन ने टॉपिक की शुरुआत की थी। देख लें आप यहां पहला क्वेश्चन और आंसर दें और अपने आंसर से मिलाएं जो आपने दिया था। नॉर्मल रेंज ऑफ बिलीरुबिन इन अडल्ट, टोटल बिलीरुबिन पूछ रहा है, नॉर्मल रेंज पूछ रहा है टोटल बिलीरुबिन की, तो अभी अभी लिखाई है आपको। व्हाट इज द राइट आंसर? 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल टोटल बिलीरुबिन पूछ रहा है, तो 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। आंसर इज बी। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल रेंज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, नॉर्मल रेंज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। देखो कॉन्जुगेटेड का मतलब डायरेक्ट बिलीरुबिन जो लीवर से निकलेगा। अच्छा, डायरेक्ट बिलीरुबिन की वैल्यू अभी अभी लिखी अपन ने 0.1 से 0.3, 0.1 से 0.3। सो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज ए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये बताया था नॉर्मल रेंज ऑफ फ्री बिलीरुबिन। फ्री बिलीरुबिन का मतलब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, या इसको अपन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्री बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन तीनों एक ही बात है। नॉर्मल रेंज क्या पढ़ी अभी अभी अपन ने? आंसर है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल रेंज ऑफ फ्री बिलीरुबिन ये हो गया, इससे पहले वाला रह गया शायद ये थर्ड क्वेश्चन। नॉर्मल रेंज ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। देखो इनडायरेक्ट भी सेम होगा, इनडायरेक्ट भी सेम होगा, सेम आंसर होगा। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का आंसर इज 0.2 से 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मल रेंज ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन लीवर से निकलने वाला डायरेक्ट बिलीरुबिन की रेंज बता दो आप। डायरेक्ट बिलीरुबिन की रेंज अभी अभी पढ़ी है अपन ने 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एल्बुमिन? ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन का नाम बताओ। पढ़ लिया आपने अच्छे से। आंसर इज एल्बुमिन। छठे क्वेश्चन का आंसर है एल्बुमिन। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद, किसके साथ कॉन्जुगेशन होगा बिलीरुबिन का? आंसर आपको मिल गया है। आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है ग्लूकोरोनिक एसिड। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अभी अभी पढ़ा, रुकावट आ गई। डायरेक्ट वाला बिलीरुबिन जाना चाह रहा है बट रुकावट की वजह से नहीं जा पा रहा, तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हीमोलाइसिस हुआ, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बना।
इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ेगा, अभी अभी पढ़ा है अपन ने, तो कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? आंसर है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो 90 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन हीमोलाइटिक जॉइंडिस। देखिए हीमोलाइटिक की जगह यहां मानना है हेपेटिक जॉइंडिस। हेपेटिक जॉइंडिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? लीवर खराब है, कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? ये डिपेंड करेगा कितना खराब है। डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। तो यहां अपन बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। हेपेटिक जॉइंडिस में कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा? डायरेक्ट का भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट का भी बढ़ सकता है। तो इस 10वें क्वेश्चन का आंसर है सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। द फॉलोइंग बिलीरुबिन इज रेज्ड इन चाइल्ड विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस का मतलब है हीमोलाइसिस हो रहा है, और हीमोलाइसिस में बढ़ने वाला बिलीरुबिन आंसर इज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इज दैट क्लियर? तो 11वें का आंसर शायद मिल रहा है आपको, आंसर इज बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हियर इज द वैल्यू ऑफ बिलीरुबिन। देखिए इनको समझे आप। बिलीरुबिन की वैल्यू दी गई, बिलीरुबिन की वैल्यू दी गई है। टोटल बिलीरुबिन 2.2 मिलीग्राम पर डीएल है। ज्यादा है, ज्यादा है। एक बात तो निश्चित हो गई, पी लिया है मरीज को। डायरेक्ट का लेवल 1.3 है, इनडायरेक्ट का लेवल 0.9 है। अच्छा अभी अपन ने पढ़ा इनडायरेक्ट 0.3 से 0.8, 0.9 हाँ नॉर्मल है। इनडायरेक्ट तो है नॉर्मल, इनडायरेक्ट तो है नॉर्मल। डायरेक्ट 0.1 से 0.3 और यहां है 1.3, ये इसका मतलब ज्यादा है। डायरेक्ट इसका मतलब ज्यादा है। पहली बात पी लिया है क्योंकि ये 2.2 है। दूसरी बात है डायरेक्ट की वैल्यू ज्यादा है, इनडायरेक्ट नॉर्मल। अच्छा डायरेक्ट किस में बढ़ता है? क्या पढ़ा है अपन ने? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन वाली बात कौन से ऑप्शन में हो रही है? हीमोलाइसिस में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कोलीलिथियसिस, गॉल ब्लैडर में पथरी, हां इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। चाइल्ड विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? हीमोलाइसिस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा। और चौथा है ए और सी बोथ, तो ये होगा नहीं। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज कोलीलिथियसिस। आंसर इज कोलीलिथियसिस। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा कोलीलिथियसिस। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, गौर करें आप। सबसे पहले टोटल 2.2 ज्यादा है भैया, इसका मतलब पी लिया है। ज्यादा है इसका मतलब पर्सन को पी लिया है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इनडायरेक्ट 1.9 बहुत ज्यादा है, 0.3 से 0.8 अभी लिखाया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। अच्छा डायरेक्ट 0.3 ये तो ठीक है, 0.1 से 0.3 होना चाहिए, उतना ही है। इसका मतलब है क्या बढ़ा हुआ है? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन तब बढ़ेगा जब शरीर में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज्यादा होगा। देखो हीमोलाइसिस हो रहा है क्या? यस हो रहा है, आरबीसी डेस्ट्रॉय। कोलीलिथियसिस नहीं हो रहा। चाइल्ड विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, यस इसमें भी हीमोलाइसिस हो रहा है। दोनों सही है, ए और सी। और चौथा ऑप्शन देखें, ए और सी बोथ। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर है ए और सी बोथ। इज दैट क्लियर?
तो जहां से अपन ने शुरू किया था बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म, शायद आप साथियों को 100% समझ में आ गया। अब किसी भी तरह के क्वेश्चन को कितना भी मॉडिफाई करके पूछ ले, शायद गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी। तो ये बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। ध्यान रखने वाले सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सा बिलीरुबिन के लिए, कौन से एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड, अनकंजुगेटेड, फ्री का मतलब क्या होता है, सबकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, स्टर्कोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन का निर्माण किससे होता है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस में, हेपेटिक जॉइंडिस में और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में कौन कौन से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से टोटल ये आपको समझ में आ गया। दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। नेक्स्ट लेक्चर में अभी आरबीसी को कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि आरबीसी का बढ़ना और कम होना ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू ऑल।